प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, राम राम सा। स्टडी कैफे के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शंकर चौधरी। आज हम हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पर दो शब्द लिखे हुए हैं, एक हिंदी और दूसरा हिंदी। ऐसे आप लोग देख रहे होंगे, एक शंकर, एक शंकर, संचय, संचय, संबंध और संबंध। आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब शुद्ध हिंदी कैसे लिखते हैं, शुद्ध संचय कैसे लिखते हैं, शुद्ध शंकर कैसे लिखते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो दोनों ही रूप शुद्ध है, व्यवहार में तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इन दोनों रूपों में से प्रारंभिक सभी रूप द्वितीय रूपों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और प्रमाणिक माने जाते हैं। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब हम तो छठी क्लास से हिंदी ऐसे ही लिख रहे हैं, संकर, संचय, संबंध ऐसे ही लिख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इन दोनों रूपों में से प्रारंभिक सभी रूप अधिक मात्रा में शुद्ध और प्रमाणिक है। तो इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, देखिएगा। ये बात आज की नहीं है, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि इन दोनों में से प्रारंभिक रूप अधिक मात्रा में शुद्ध क्यों, ऐसा क्या कारण है कि इन दोनों रूपों में से प्रथम रूप द्वितीय रूपों की अपेक्षा शुद्ध और प्रमाणिक माने जाते हैं। तो ये दोस्तों आज की बात नहीं है, ये बात है 1935 की, और 1935 में हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए। आपका नाम था डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि हिंदी में पंचम वर्ण के स्थान पर, जी हाँ, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने तो आपके इस सुझाव को, अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए, कुछ लोगों ने तो दोस्तों आपके सुझाव को स्वीकार कर लिया। तो जिन्होंने आपके सुझाव को स्वीकार कर लिया वो तो हिंदी ऐसे लिख रहे हैं, और जिन्होंने आपके सुझाव को स्वीकार नहीं किया वो हिंदी इस प्रकार लिख रहे हैं। इस नियम को एक बार पुनः आप लोग समझिएगा। सन 1935 में हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान, आपका नाम था डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ने एक सुझाव दिया था कि हिंदी में जितने भी पंचम वर्ण हैं, पंचम वर्ण से मतलब समझ रहे होंगे प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण, और प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो देखिएगा, पांच वर्ग कौन कौन से हैं, क, च, ट, त, प। हिंदी के अंतर्गत ये पांच वर्ग माने जाते हैं, और प्रत्येक वर्ग का जो पांचवां वर्ण है उसे पंचम वर्ण कहा जाता है। तो पंचम वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, क वर्ग का पांचवां वर्ण क्या होगा, बोलिएगा, बोलिए क्या बोलेंगे। कुछ लोग इसको ण बोलते हैं, कुछ लोग इसको ढ बोलते हैं, कई इसे घिसुड़ी की आंख भी बोलते हैं, लेकिन ये सारे रूप गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा ये आप समझिएगा। क वर्ग के पांचवें वर्ण का शुद्ध उच्चारण क्या होगा, क, ख, ग, घ, और इसको जो हम बोलेंगे वो होगा ng, ng। इसका उच्चारण नाक से होता है, फिर से आप बोल के देखिएगा ng। अगर हम अंग्रेजी के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजी में इसको एनजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी के हिसाब से ये एनजी हो सकता है। ऐसे दोस्तों अगर हम बात करें संस्कृत के हिसाब से, तो संस्कृत के हिसाब से इसको क्या बोलेंगे, तो आप देख लीजिएगा, एक शब्द है वांग में, इसको क्या बोलते हैं, वांग में, ये वांग ng। तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, ng। इसी प्रकार च वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाता है, ये, इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं न्य, न्य। किससे उच्चारण होता है, नाक से, बिल्कुल। और अगर हम अंग्रेजी के हिसाब से बात करें तो इसका उच्चारण होगा YM, न्य, ये। प्रश्न ये उठता है कि संस्कृत के हिसाब से इसका क्या उच्चारण होगा, तो संस्कृत के हिसाब से इसका वही उच्चारण होगा जो हिंदी में होता है। ऐसे बात करते हैं, ट वर्ग का पंचम वर्ण ट, ठ, ढ, ढ, और क्या हो जाएगा
न। तय वर्ग का पंचमवर्ण त, थ, द, द और क्या होगा न। ऐसे हम बात करते हैं प, फ, ब और क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा मैं। दोस्तों ये पांचों जो पंचम वर्ण है, इन पंचम वर्ण के स्थान पर 1935 में श्याम सुंदर दास जी ने ये सुझाव दिया था कि जितने भी पंचम वर्ण हैं उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये न भी पंचम वर्ण है, ये गे भी पंचम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण है, मैं और न भी आपका पंचम वर्ण है, और इन सबके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार का। इसलिए दोस्तों प्रारंभिक सभी रूप द्वितीय रूपों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और प्रमाणिक माने जाते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता होगा कि साहब आप ये भी बताइए कि जिस भाषा को हम पढ़ने जा रहे हैं ये भाषा कहाँ से आई, कितने साल पुरानी भाषा है। तो आप समझिएगा दोस्तों, कहा जाता है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। बिल्कुल बात साफ है, कहा जाता है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है। इसका मतलब क्या संस्कृत अंग्रेजी भाषा की भी जननी है? विचार कीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कहा जाता है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, तो क्या ये अंग्रेजी भाषा की भी जननी है? ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जो संस्कृत है ये आर्य भाषाओं की जननी है। आर्य भाषा कौन सी है, इस बिंदु पर हम कुछ समय पश्चात चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आर्य भाषा थी वो थी कौन सी, संस्कृत। और संस्कृत के बारे में आप वाकिफ होंगे कि संस्कृत भी दो है, एक तो कौन सी संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो सबसे पहले जो संस्कृत आई उसका क्या नाम था, वैदिक संस्कृत। इसके बाद में वैदिक संस्कृत के बाद में जो भाषा बनी, जिस भाषा का उद्भव और विकास हुआ, उसका नाम क्या था दोस्तों, लौकिक संस्कृत। जी हाँ, क्या नाम था, लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के बाद में जिस भाषा का उद्भव और विकास हुआ उसका क्या नाम था दोस्तों, तो आप खुद समझदार है, समझ गए होंगे। लौकिक संस्कृत से जो भाषा बनी उसका नाम पाली है, और पाली से जिस भाषा का उद्भव और विकास हुआ, अनुमान लगाइए, लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं, उसका नाम है प्राकृत भाषा। जी हाँ, और प्राकृत भाषा से जिस भाषा का आविर्भाव हुआ दोस्तों, उस भाषा का नाम क्या होगा, अपभ्रंश भाषा। जी हाँ, यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूप है, यानी ये जो अपभ्रंश है इसकी 7 शाखाएं हैं। उन 7 शाखाओं में से एक शाखा है जिसका नाम क्या है, उस शाखा का नाम है दोस्तों शौरसेनी अपभ्रंश। और इस शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी जो भाषा, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हिंदी भाषा का आविर्भाव हुआ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो एक बार फिर से आप जानिएगा, सबसे पहले कौन सी भाषा आई, बोलिए, वैदिक संस्कृत। कौन सी आई, लौकिक संस्कृत। फिर कौन सी बनी, पाली। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश के कितने रूप है, 7। एक का क्या नाम है, शौरसेनी। और शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा का उद्भव विकास हुआ, हिंदी भाषा का। यहाँ तक बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इसके बाद में दोस्तों अब आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता होगा कि साहब आप ये भी बताइएगा कि हिंदी भाषा आज से कितने साल पुरानी भाषा है, कोई बता पाएगा? सोचिए, विचार कीजिएगा। हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं। एक बार मैंने किसी विद्वान से पूछ लिया कि हिंदी कितने साल पुरानी भाषा है, तो उनका उत्तर आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि साहब बहुत साल पुरानी भाषा है। फिर मैंने आगे बढ़कर पूछ लिया कि कितने साल पुरानी, अरे सब बहुत साल पुरानी भाषा है। फिर मैंने पूछ लिया कि कितने साल पुरानी है, अरे सब बहुत साल पुरानी भाषा है। मैंने कि बहुत का क्या मतलब है, बोले हिंदी तो त्रेता युग की भाषा है। मैंने कि त्रेता युग कब आया, बोले द्वापर युग के बाद में। मैंने कहा द्वापर युग कब आया, बोले पत्तो ही कौन है।
तो कहने का मतलब दोस्तों बात ये कि आपको पता लगना चाहिए कि हिंदी भाषा कितने साल पुरानी भाषा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम डायरेक्ट संधि समास प्रत्यय उपसर्ग की बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हिंदी की भूमिका को समझना बेहद आवश्यक है। ये जानना भी जरूरी है कि हिंदी भाषा कितने साल पुरानी भाषा है। तो अब ज़्यादा विचार मत कीजिएगा और वापस आइएगा इधर। है हिंदी भाषा का वक्त जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, बताइए, वैदिक संस्कृत पर। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत का वक्त हम लोग निकालते हैं। देखिएगा, ये 0 है और 0 का मतलब मैं इसको नाम दूंगा ईसा, या हम लोग इसका नाम ले सकते हैं ईस्वी। इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म को आज लगभग 2020 वर्ष हो गए, यानी ईसा मसीह के जन्म से इसका नामकरण निर्धारित किया गया है, और 2020 आज ईसा मसीह के जन्म हो चुके हैं। इससे पहले का जो वक्त था दोस्तों, बताइए, पढ़े लिखे आप लोग समझ गए होंगे, इससे पहले का जो समय था वो क्या कहलाता है, ईसा पूर्व का वक्त कहलाता है। तो जो आपकी वैदिक संस्कृत है, इसका समय ईस्वी का नहीं है, इसका समय ईसा से पहले का है। अब कितना पहले का है ये भी आप जानिएगा। तो दोस्तों, वैदिक संस्कृत का जो समय होगा ये ईसा पूर्व, कहाँ से लेकर, ईसा पूर्व 1500 से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का जो वक्त है वो तो वैदिक संस्कृत का होगा। एक बार पुनः समझिएगा, वैदिक संस्कृत का जो वक्त है ईसा पूर्व यहाँ 1500 होगी, फिर घटती घटती कितनी आ जाएगी 800, फिर 500, फिर कितना आ जाएगा 0, फिर इसके बाद किस में चालू हो जाएगी, प्लस में। मैं एकदम 0 से आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ। ओके, तो वैदिक संस्कृत का समय ईसा पूर्व 1500 से लेकर 800 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इसके बाद में आगे है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत का समय माना जाएगा दोस्तों ईसा पूर्व कितने से, बताइएगा, ईसा पूर्व 1500 से लेकर, माफी चाहूँगा, ईसा पूर्व 800 तक तो यहाँ आ गया, ईसा पूर्व 800 से लेकर इसका जो समय है वो हो जाएगा ईसा पूर्व 500 ईस्वी तक का जो वक्त है वो किसका माना जाएगा, लौकिक संस्कृत का। इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, पाली भाषा की। तो दोस्तों, पाली भाषा का जो समय है वो आपका माना जाएगा ईसा पूर्व 500 से लेकर, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 ईस्वी तक का जो वक्त है वो किसका माना जाएगा, पाली भाषा का। इसका मतलब बात साफ है, हम लोग यहाँ पहुँच चुके, इससे भी आगे बात समझ में, ठीक है। तो ईसा पूर्व 500 से लेकर 1 ईस्वी तक का समय किसका हो जाएगा, पाली। पाली के बाद में जो भाषा है प्राकृत। अब हम 1 ईस्वी से लेकर हम बात करते हैं 500 ईस्वी तक का जो वक्त है वो किसका हो जाएगा, प्राकृत भाषा का। और प्राकृत के बाद में हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, अपभ्रंश की। जो टाइम अपभ्रंश का होगा वही उसके क्षेत्रीय रूप सोरसेनी का होगा। तो इनका जो वक्त है वो हो जाएगा, कहाँ तक पहुँच गए हम, 500 ईस्वी तक। तो 500 ईस्वी से लेकर अगर हम बात करें इसका जो वक्त है 1000 ईस्वी तक का जो वक्त है वो किसका हो जाएगा, अपभ्रंश का। और अपभ्रंश के बाद में कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का जो वक्त है वो किस भाषा का वक्त माना जाता है, हिंदी का। इस आधार पर हम कह सकते हैं, इतने टाइम मैंने आपको जो पढ़ा है उसके आधार पर आपके मस्तिष्क में प्रश्न भी उठता होगा कि साहब फिर हिंदी कितने साल पुरानी भाषा हुई। तो अब आप खुद ही जोड़ लीजिएगा, 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा का उद्भव और विकास माना जाता है। आज चल रही है 2020 ईस्वी, इसका मतलब कितना हुआ, लगभग आज से 1020 वर्ष प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, हिंदी। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये भी उठता है कि जब हमें एग्जैक्टली पता चल चुका कि हिंदी 1020 वर्ष पुरानी भाषा है, बावजूद इसके आप लगभग शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, फिर भी क्या निर्धारित नहीं है इसका वक्त। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, नदी का प्रवाह है, जानते होंगे नदी,
और नदी का जो बहाव होता है, नदी का प्रवाह है और भाषा का प्रवाह एक जैसा होता है। नदी कभी भी बहती बहती एकदम नहीं रुकती, वो धीरे धीरे जाकर रुकती है। ऐसे भाषा कभी भी एकदम नहीं बदलती है। हालांकि राजस्थान में कहावत है, आप समझते होंगे, जानते होंगे कि 8 कोस पे बाणी बदले 3 कोस पे पानी। 8 कोस का मतलब बोलिए 24 किलोमीटर पे बाणी बदल जाती है और 3 कोस का मतलब 9 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि एग्जैक्टली 24 किलोमीटर पे बाणी बदले, इससे पहले भी बदल सकती है, 25 किलोमीटर पे भी बदल सकती है। तो इसलिए भाषा के लिए लगभग शब्द का प्रयोग किया जाना प्रासंगिक रहता है। ये बात आप जान चुके हैं कि हिंदी आज से लगभग बोलिए 1020 वर्ष पुरानी भाषा है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं कहाँ, वैदिक संस्कृत पर। वैदिक संस्कृत आज से कितने साल पुरानी भाषा होगी तो जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2020 तो ये हो गए, 2020 में कितना जोड़ना पड़ेगा बोलिए 1500, तो कितनी होगी लगभग 3520 वर्ष जो पुरानी भाषा है उसका नाम कौन सा है बताइए, वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत आज से लगभग 3520 वर्ष पुरानी भाषा है। हिंदी आज से लगभग कितने साल पुरानी भाषा है, 1020 वर्ष पुरानी भाषा है। अब आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता होगा कि साहब ये बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस वैदिक संस्कृत की समय सीमा आपने 1500 क्यों निर्धारित की? इस वैदिक संस्कृत की समय सीमा क्या 1400 नहीं हो सकती? क्या इस वैदिक संस्कृत की समय सीमा 1800 नहीं हो सकती थी? क्या इस वैदिक संस्कृत की समय सीमा 1200 नहीं हो सकती? 5000 क्यों नहीं हो सकती? मेरा कहने का तात्पर्य साफ है कि इसकी समय सीमा ईसा पूर्व 1500 ही क्यों निर्धारित की गई है। तो इसके पीछे जो कारण है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि ये सारी की सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी आर्य भाषा है। जी हाँ, और इसका मतलब संस्कृत भी आर्य भाषा है, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली और हिंदी भी कौन सी भाषा है, आर्य भाषा। आर्य भाषा क्या है? तो इससे पहले आर्य कौन थे? हम जितने भी भारतीय हैं सब आर्यों की संतान हैं, तो भारतीयों को हम लोग आर्य कह सकते हैं। और दोस्तों, आर्यों का आगमन भारत में ईसा पूर्व 1500 में हुआ, और जब आर्य भारत में ईसा पूर्व 1500 में आए तो भाषा की शुरुआत भी कब से होनी थी, ईसा पूर्व 1500 से। अगर आर्यों का आगमन भारत में ईसा पूर्व 1300 में हो जाता तो शुरुआत कहाँ से हो जाती, 1300 से। इसलिए इसकी समय सीमा आर्यों के भारत में आगमन से मानी गई है। इसलिए वैदिक संस्कृत की समय सीमा कितने निर्धारित की गई है, ईसा पूर्व 1500। ओके, हाँ, ये बातें आप लोग जान चुके हैं। इसके बाद में अब आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता होगा कि सर आप ये भी बताइएगा कि वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए, लौकिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए, पाली में क्या लिखे गए, प्राकृत किसकी भाषा है, अपभ्रंश किसकी भाषा है, और क्या प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए होता था? जानिएगा दोस्तों, सबसे पहले वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में क्या क्या लिखे गए ये भी आप लोग जान लीजिएगा। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे गए वेद, इसमें लिखे गए पुराण, इसमें लिखे गए उपनिषद, इसमें लिखे गए आपके जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, इन सब की रचना किसके अंतर्गत हुई है बताइए, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुई है। वेद के बारे में ये कहा जाता है कि वेद संसार की सबसे प्राचीनतम रचना है। आप भी ऐसा ही पढ़ते होंगे, लेकिन इसका मतलब कितनी प्राचीन रचना है आप आसानी से समझ गए होंगे। जो वक्त वैदिक संस्कृत का होगा 3520 वर्ष पुरानी भाषा है, तो वेदों का समय भी कितना होगा बताइए, लगभग 3520 वर्ष के लगभग वेदों का समय माना जा सकता है। जहाँ बात करते हैं वेदों की संख्या की, तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। इसके बाद पुराणों की रचना भी आज से लगभग 3500 साल पहले हुई है। पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। हम बात करते हैं गरुड़ पुराण, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसे बात करते हैं उपनिषद। उपनिषदों के अंतर्गत हम 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं, 9वीं, 10वीं में पढ़ा करते थे कंटोक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद,
आरण्यक उपनिषद, ये जितने भी उपनिषद है इनकी संख्या निश्चित नहीं है। इनकी रचना भी दोस्तों किस में हुई है? वैदिक संस्कृत में। यानी ये भी आज से कितने साल पुराने हैं? लगभग वही जो वेदों का समय है, जो समय वैदिक संस्कृत का है। ऐसे हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मणों ने जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ लिखे उनका वक्त भी आज से लगभग कितना होगा? 3520 वर्ष पुराने वे ग्रंथ माने जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं लौकिक संस्कृत में क्या क्या लिखा गया। तो नाम से पता चल रहा है लौकिक संस्कृत के अंतर्गत हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ, जिसको हम लोग कह सकते हैं रामायण। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या लिखे गए दोस्तों? तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे गए हैं महाभारत। यानी रामायण और महाभारत जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना किसके अंतर्गत हुई है बताइए? लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। अब कभी कभार हमसे पूछ लिया जाता है, और नहीं भी पूछा जाए तो हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब रामायण कितने साल पुरानी है, महाभारत कितने साल पुरानी है, और रामायण के जो जनक है, कई बार आपके दिमाग में प्रश्न उठता है कि वाल्मीकि जी का वक्त क्या होगा। महाभारत के रचनाकार हमारे होंगे वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी का वक्त क्या माना जाएगा? तो देखिएगा जो वक्त दोस्तों माना जाता है किसका? वैदिक संस्कृत का, वही वक्त किसका माना जाएगा? रामायण का और महाभारत का, वाल्मीकि जी का और वेद व्यास जी का। अर्थात सरल शब्दों में बात इस प्रकार है दोस्तों कि वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए, तो रामायण आज से लगभग 2800 वर्ष पहले लिखी जा चुकी थी, और महाभारत की रचना भी आप देख लीजिएगा लगभग 2800 वर्ष पहले महाभारत और उनके जो रचनाकार है वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाली, प्रश्न उठता है कि पाली क्या है? तो आप लोग जानते होंगे पाली भाषा के बारे में। पाली मूलतः यहाँ आप समझिएगा, ये जो पाली है ये बौद्ध धर्म की भाषा है। जी हाँ, पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म की भाषा पढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिएगा कि ये बौद्ध शब्द बनता कैसे है। तो इस शब्द का निर्माण हुआ है बुद्ध में कौन सा प्रत्यय लग गया? अ प्रत्यय से। और बुद्ध में अ प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनता है? बौद्ध बनता है। कैसे बनता है ये जानने के लिए आपको प्रत्येक प्रकरण तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि वहाँ हम डिटेल से इसका अध्ययन कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो पाली बौद्ध धर्म की भाषा है, और आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कौन थे? महात्मा बुद्ध ने अपने तमाम का मतलब सारे के सारे, उर्दू भाषा का शब्द है। महात्मा बुद्ध ने अपने तमाम उपदेश किस भाषा में दिए दोस्तों बताइएगा? पाली भाषा में। कौन थे महात्मा बुद्ध? कैसे महात्मा बुद्ध बने? ये सब चीज़ें आप जीके में पढ़ते होंगे, लेकिन अगर हिंदी के दृष्टिकोण से बात करें, साहित्यिक दृष्टिकोण से बात करें दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा महात्मा बुद्ध के बारे में जानने के लिए आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा सन 1932 में लिखित खंड काव्य यशोधरा का अध्ययन करना चाहिए, और उसका अध्ययन करने के बाद इस रिजल्ट पर आप लोग पहुँचेंगे कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और ये सिद्धार्थ कैसे महात्मा बुद्ध बन गए, एक लंबी चौड़ी कहानी इसके पीछे। अतः आपको यशोधरा खंड काव्य का अध्ययन करना चाहिए। ये सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध बने, और महात्मा बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश थे वो कौन सी भाषा में दिए बताइएगा? पाली भाषा में। इसके बाद में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा विसर्ग और रे का इसमें अभाव होता है। जो पाली भाषा है इसमें न तो विसर्ग चलता है और न ही इसमें रे चलता है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता होगा कि साहब आपको कैसे पता कि इसमें विसर्ग भी नहीं होता और न ही इसमें रे चलता है? तो मैं एक उदाहरण बताने जा रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ हम बात करते हैं एक शब्द ध म प ध, ये किस में चलता है बोलिएगा? पाली भाषा में। और अगर इसका शब्द का हिंदी में वर्जन हम देखें तो शब्द बन जाएगा कौन सा? धर्म पद। तो हिंदी में तो रे चल रहा है, लेकिन पाली भाषा में रे का पूर्णतः क्या होता है? अभाव होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श जिसको हम लोग बात करते हैं तालव्य श की, क्या बोलते हैं इसको?
तालव्य श। क्यों कहते हैं? क्योंकि नीचे नीचे क्या कंठ, और कंठ का ऊपरी भाग क्या है? तालु। तालु से इसका उच्चारण होने के कारण इसे तालव्य श कहते हैं। इसके बाद में स, ये आपका हो गया कौन सा? मूर्धन्य स। और एक होता है स, जिसका नाम क्या होगा बताइए आप? दंत्य स। आप लोग इसको कह सकते हैं दंत्य स। इनके बारे में डिटेल से हम लोग वर्ण विचार में चर्चा करेंगे। यहाँ बस इतना जानना जरूरी है कि पाली भाषा के अंतर्गत तालव्य श, मूर्धन्य श और कौन सा? दंत्य स में से केवल एक ही स का प्रयोग होता है और उसका नाम क्या है? दंत्य स। यानी इन दोनों का प्रयोग पाली भाषा के अंतर्गत नहीं होता। 2011 के ग्रेड फर्स्ट में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न क्या था आप समझिएगा। सम्राट अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय राजभाषा, जी हाँ, सम्राट अशोक के समय राजभाषा कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर वैसे ही बता देंगे, क्योंकि मैं पढ़ाई पाली रहा हूँ तो इसका उत्तर भी क्या होगा? पाली होगा। लेकिन कैसे होगा ये जानना जरूरी है। पाली भाषा का वक्त, सम्राट अशोक का वक्त, दोनों का वक्त आपको जानना चाहिए। पाली भाषा का वक्त आप जान चुके ईसा पूर्व 500 से लेकर 1 ईस्वी तक। और दोस्तों सम्राट अशोक का समय ईसा पूर्व, जी हाँ, इनका समय भी क्या होगा बताइए? ईसा पूर्व 200 से लेकर 300 ईसा पूर्व का जो वक्त था वो किसका माना गया था बताइए? सम्राट अशोक का। और जो वक्त सम्राट अशोक का था उसी वक्त कौन सी भाषा का प्रचलन था? पाली भाषा का। इसलिए सम्राट अशोक के समय जो राजभाषा होगी उसका नाम क्या होगा बताइए? पाली भाषा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता होगा कि साहब प्राकृत क्या है, और प्राकृत के अंतर्गत कौन से विद्वान थे जिन्होंने अपने उपदेश दिए? तो इन पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी, ऐसे दोस्तों हमारी जो प्राकृत भाषा है ये जैन धर्म की भाषा मानी जाती है। जी हाँ, प्राकृत जैन धर्म की भाषा मानी जाती है। और जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने सारे के सारे उपदेश पाली भाषा में दिए, ऐसे ही महावीर स्वामी ने, जी हाँ, महावीर स्वामी ने अपने तमाम उपदेश जिस भाषा में दिए उसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? पाली। माफी चाहूँगा, उसका नाम हो जाएगा प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी ने अपने सारे के सारे उपदेश दिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, हिंदी की पहली जो रचना है बताइए आप कौन सी है? हिंदी की पहली रचना जिसका नाम है श्रावकाचार, और ये रचना कब लिखी गई थी? 933 ईस्वी में लिखी गई थी। और दोस्तों पता होना चाहिए इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके जो रचनाकार थे जैन आचार्य, जी हाँ, जैन आचार्य, जिनका नाम क्या माना जाता है? देवसेन। मैं क्या बताने जा रहा हूं कि हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार 933 जिसका वक्त माना जाता है, और इसके रचनाकार प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन माने जाते हैं। तो हिंदी की जो पहली रचना थी उसकी भाषा भी कौन सी थी बताइएगा? उसकी भाषा भी दोस्तों प्राकृत भाषा मानी जाती है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है अपभ्रंश भाषा। दोस्तों नाम से पता चल रहा है अपभ्रंश क्या होती है। तो अपभ्रंश जो भाषा होती है वो अपने नाम से विदित है, या हम बात कर सकते हैं अपभ्रंश शब्द बना कैसे? तो ये शब्द बना अप प्लस भ्रंश से, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। जी हाँ, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। प्रश्न ये उठता है कि कौन सी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, कैसे बिगड़ा हुआ रूप है? तो ये बात भी आप जानिएगा। दोस्तों कालिदास के जितने भी नाटक और उपन्यास है, जिनमें मेघदूत है, ऋतुसार है, विक्रमोर्वशीय है, ये जो नाटक और उपन्यास है इनके अंतर्गत उच्च वर्ग के पात्र
यानी राजा और रानी द्वारा जो भाषा बोली गई उस भाषा का नाम तो क्या रखा गया बताइएगा, संस्कृत। और अधम गति के पात्र जिसके अंतर्गत नौकर, चाकर और सेवक आते हैं, इनके द्वारा जो भाषा बोली गई उसका नाम क्या रखा गया, अपभ्रंश। तो एक बार पुनः समझिए, अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, अपभ्रंश। क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रयोग तो राजा और रानी यानी उच्च वर्ग के पात्र किया करते थे, और अपभ्रंश भाषा का प्रयोग अधम गति के पात्र नौकर, चाकर, सेवकों द्वारा किया गया। अतः संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। मुझे उम्मीद है मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका एक रूप है, क्षेत्रीय रूप है, जिसका क्या नाम माना जाता है, शूरसेनी। प्रश्न ये उठता है कि ये शूरसेनी कहाँ से बना है, तो ये शूरसेन में ए प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका शूरसेनी। यानी शूरसेन जनपद जो महाराष्ट्र में है, शूरसेन जनपद से संबंधित होने के कारण दोस्तों इस भाषा का नाम क्या रखा गया है, शूरसेनी। शूरसेन जनपद का संबंध कहाँ से है मैं बता चुका हूँ, फिर से बताने जा रहा हूँ। इस जनपद का संबंध महाराष्ट्र से है और शूरसेन जनपद से संबंधित होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है, शूरसेनी। यहाँ हम लोग एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे शूरसेन जनपद से संबंधित होने के कारण ये शूरसेनी बनी, ऐसे हम लोग बात करते हैं राजस्थानी की एक बोली ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी कैसे बनी, इसका नामकरण कैसे किया गया, तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। नंबर एक, अगर दोस्तों हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो यहाँ प्राचीन समय में ढूंढ नदी बहा करती थी, और ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया, ढूंढाड़। और ढूंढाड़ में जो बोली बोली गई उसका नाम क्या रख दिया गया, ढूंढाड़ी। दूसरा, अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से बात करें तो ढूंढ का मतलब होता है टीले। चूँकि जयपुर के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में टीले थे और टीलों का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया, ढूंढाड़। और ढूंढाड़ में जो बोली बोली गई उसका नाम क्या रख दिया गया, ढूंढाड़ी। तो ऐसे शूरसेन जनपद से संबंधित होने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, शूरसेनी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी भाषा की। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि क्या शुरुआत से हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के लिए होता था। जैसे आज हम चर्चा करते हैं, हम पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो हिंदी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्या प्रारंभ में भी इसका नाम हिंदी था? नहीं, ऐसा नहीं था। शुरुआत में इसका नाम क्या था, तो देखिएगा, उर्दू के एक बहुत ही मशहूर शायर हुए जिनका नाम था शायर इकबाल। जी हाँ, मैं लिख देता हूँ, इनका नाम था शायर इकबाल। और शायर इकबाल ने लिखा है, क्या लिखा है, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो अब आप यहाँ आइएगा, हिंदी का मतलब क्या होगा, हिंदी का मतलब भाषा नहीं होगा, बल्कि हिंदी का मतलब क्या होगा, भारतीय। तो भारतीय हैं हम और वतन है हिंदुस्तान हमारा। और ये जो देश है ये हमारा वतन है और इसका नाम क्या है, हिंदुस्तान है। तो दोस्तों शुरुआत में हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीयों के लिए होता था, लेकिन धीरे 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 कालांतर में इसका प्रयोग भाषा के लिए होने लग गया। तो हिंदी अपने आप में एक भाषा है। जैसे संस्कृत भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वैसे हिंदी भी अपने आप में एक भाषा है। लेकिन किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं और इस भाषा का निर्माण कैसे होता है, तो जानिएगा। प्यारे दोस्तों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी होती है, और यहीं से हमारी भाषा की भी शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, तो देखिएगा, ये क्या है, कै, और ये क्या होगा, मैं।
और ऐसे ही ये क्या है, ले। मैं आपको पहली क्लास का विद्यार्थी नहीं मान रहा, बल्कि पहली क्लास का विद्यार्थी मानकर पढ़ा रहा हूं। क्या हो जाएंगे अलग अलग, बोलिए। कै, मैं और ले। अगर दोस्तों इन तीनों को हम लोग एक साथ मिला के रख दें तो क्या बन जाएगा, बोलिए। ये तीनों बन जाएंगे कमल। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिख दूं कमल खिलता है, तो कमल से क्या बन गया, कमल खिलता है। हम लोग और आगे बढ़े तो कमल कीचड़ में खिलता है, कमल कीचड़ में खिलता है। ऐसे बात करते हैं, कमल सुगंध बिखेरता है। दूसरा सेंटेंस होगा कमल सुगंध बिखेरता है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं, तो मैं हिंदी व्याकरण की विधिवत शुरुआत आपके सामने करने जा रहा हूं। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए दोस्तों में जाना पड़ता है, तीनों अपने आप में अलग अलग क्या है बताइए, वर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण। बहुत सारे वर्ण, यानी तीनों वर्ण मिलकर क्या बन गया, कमल। तो वर्ण से किसका निर्माण होता है, शब्द का। और बहुत सारे शब्द मिलकर, आप देखिएगा कमल खिलता है, बहुत सारे शब्द मिलकर क्या बन जाता है, वाक्य। और बहुत सारे वाक्य मिलकर देखिएगा, कमल कीचड़ में खिलता है, कमल सुगंध बिखेरता है, बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बन जाती है दोस्तों, भाषा। हिंदी अपने आप में एक भाषा है। और किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ता है कहाँ, वर्ण पर। क्योंकि वर्ण से क्या बनते हैं, बोलिए, शब्द। शब्द से क्या बनेंगे, वाक्य। और वाक्य से क्या बन जाएगी, भाषा बन जाएगी। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न ये उठता है कि साहब ये जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी मानी गई है, वर्ण होते क्या है। तो ये बात आप समझिएगा, बहुत सारे वर्ण मिलकर किसका निर्माण होता है, वर्णमाला का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ण कोई से भी आ जाए और वर्णमाला बन जाए, नहीं। वर्णमाला की जो परिभाषा होगी वो कौन सी होगी, ध्वनियों। जी हाँ, ध्वनियों को आप छोड़िएगा, माफी चाहूँगा, वर्णों के व्यवस्थित, जी हाँ, वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो वर्ण होंगे और उन वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसका मतलब बात साफ है कि वर्ण होने चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। अर्थात बात साफ है कि क के बाद में क्या आना चाहिए, ख आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गय आना चाहिए। इसके बाद में क्या आना चाहिए, घय आना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगी, वर्णमाला बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर क के बाद में च आ जाता है, ट आ जाता है, त आ जाता है, तो फिर ये वर्णमाला नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वर्णमाला की परिभाषा क्या है, वर्णों के व्यवस्थित उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जी हाँ, अब आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता होगा कि जिस वर्णमाला की आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इस वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी का दुर्भाग्य है कि जिस भाषा को पढ़ते हुए या जिस भाषा का आविर्भाव आज से लगभग 1020 वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन विद्वान अभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि हिंदी व्याकरण में
वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की सही संख्या कितनी होगी। इसलिए आप देखते होंगे आपका कोई भी दोष नहीं है, अलग अलग मौसमी किताबों में अलग अलग मौसमी राइटर्स द्वारा अलग अलग प्रकार के भ्रमिक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी ये आप जान लीजिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, अलग अलग किताबों में देखते तो कहीं आपको 33 मिलती है, कहीं आपको 44 भी मिलती है, कहीं इनकी संख्या 48, कहीं इनकी संख्या 52 और कई इनकी संख्या 56 तक मिलती है। तो आप सोच रहे होंगे कि वास्तविक संख्या कितनी होगी और कैसे होगी। तो दोस्तों ये प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन मान लीजिए ये संभावना बन सकती है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। इससे संबंधित दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में, जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में ध्यान दीजिएगा, मूल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण अगर आए तो उनकी संख्या कितनी होगी। तो उनकी संख्या बोलिएगा 11 प्लस 33 बराबर कितनी हो जाएगी, 44। हिंदी वर्णमाला में अगर मूल वर्णों के बारे में चर्चा करें दोस्तों तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 44। अगर ये प्रश्न इस रूप में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में, जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या, टोटल वर्णों की संख्या, या अगर पूछ लिया जाए सही संख्या कितनी होगी, तो अब आपका उत्तर होगा 52। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो कितनी होगी, 52। और अगर मूल वर्ण आपसे पूछा जाता है तो दोस्तों आपका उत्तर होगा कितने, 44। कुल वर्ण पूछे जाते हैं तो कितने होंगे, 52। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। 2011 के पुलिस समय इंस्पेक्टर में यहाँ से प्रश्न आया था कि संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की सही संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों हमें पहले तो जाना पड़ेगा कहाँ, संयुक्त व्यंजनों के बारे में, क्योंकि कुछ लोग 3 संयुक्त व्यंजन मानते हैं, कहीं 4 संयुक्त व्यंजन मानते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजनों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की सही संख्या कितनी होगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए कितनी, 52 में से 4 घटा दीजिएगा, कितने बच जाएंगे, 48। ओके, अब आपके मस्तिष्क में ये भी प्रश्न उठता होगा कि साहब हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 ही क्यों। इसके पीछे क्या कारण है। जब हम अलग अलग किताबों में इनकी संख्या अलग अलग मानते हैं तो फिर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की सही संख्या 52 ही क्यों, इसके पीछे क्या कारण है। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कौन कौन से हैं, जिसमें स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करना होगा। आज के लिए इतना ही। राम राम सा।